हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां चाइना बॉर्डर पर भारत तैयार कर रहा दुनिया की सबसे ऊंची टनल, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगा अपना भारत। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव खबर बताएंगे क्या है पूरी बात, साथ ही साथ बताएंगे जहां पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने फोड़ा सियासी परमाणु बम, सेना का पूरा प्लान कर दिया फेल। जी हां दोस्तों, इमरान खान की हुई बल्ले बल्ले। बताएंगे दोस्तों क्या है ये सबसे बड़ी खबर, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर ब्रिक्स के विस्तार का दक्षिण अफ्रीका में होगा बहुत बड़ा फैसला। भारत के लिए महत्वपूर्ण है ये मीटिंग, पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहां नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी किसको चुनेंगे प्रधानमंत्री। ओपिनियन पोल के नतीजे आपको चौंका डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको सारी जानकारियां बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना का और भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां चाइना बॉर्डर पर भारत तैयार कर रहा दुनिया की सबसे ऊंची टनल, तोड़ेगा अपना ही रिकॉर्ड। बता दे चाइना से सटी सीमा वाली अपनी जमीन पर भारत लगातार निर्माण कार्य कर रहा है। चीन की घुसपैठ के इरादों को भारत का ये कदम दोहरी चोट देगा। इस बीच सीमा सड़क संगठन ने जानकारी दी है कि लद्दाख क्षेत्र में सैन्य और नागरिक उपयोग दोनों के लिए निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस क्रम में सरकार के प्रयास के तहत पूर्वी लद्दाख सेक्टर में दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बोले तो टनल, सड़क और लड़ाकू विमान बेस का निर्माण कार्य जारी है। प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी बीआरओ ने बताया है कि मिग ला फुकचे सड़क के निर्माण के साथ बल 2 साल पहले उमलोंग ला दर्रे पर सबसे ऊंची सड़क बनाने के लिए अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि मिगला फुकचे सड़क अगले 2 सीजन में बनाई जाएगी। ये गंभीर स्थिति में सेना की तैनाती को सक्षम करने वाली सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क होगी। उन्होंने कहा कि उमलिंग ला दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। 15 अगस्त को बीआरओ ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर लिकरू, मिगला और फुकचे को जोड़ने वाली सड़क शुरू की। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में एक बात तो माननी पड़ेगी कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों, वास्तव में भारत देश के लिए, भारत के डिफेंस सिस्टम के लिए वाकई में बहुत तगड़ा कार्य हुआ है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं तो इस बात पर अपनी राय जरूर रखिएगा दोस्तों। क्या वाकई में भारतीय सेनाओं के लिए अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं, नहीं बताइएगा जरूर। देखते हैं भारत की जनता की इस पर क्या विचार है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने फोड़ा सियासी परमाणु बम, सेना का पूरा प्लान कर दिया फेल। इमरान खान की हुई बल्ले बल्ले। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह सब जानता है कहते हुए पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने सेना के खिलाफ ही खोल डाला मोर्चा। 2 अहम बिल पर साइन करने से कर दिया मना। आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने रविवार को एक ऐसा फैसला लिया है जो देश की सेना के लिए सबसे बड़ा और तगड़ा झटका है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदस्य अलवी ने 2 ऐसे विधेयकों पर साइन करने से इनकार कर दिया जो देश की सेना के लिए मददगार साबित हो सकते थे। अलवी ने ट्विटर पर आकर इसका ऐलान कर दिया है। ये बात भी गौर करने वाली है कि नेशनल असेंबली की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद सीनेट में इन्हें पेश किया गया था। कुछ विवादित हिस्सों को हटाने के बाद सीनेट ने भी मंजूरी दे दी थी, लेकिन राष्ट्रपति का इनकार सेना पर परमाणु बम गिरने के जैसा है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने दोनों विधेयकों पर जो कुछ कहा वो काफी हैरान करने वाला था। अलवी ने रविवार को इस बारे में एक ट्वीट किया। उन्होंने इसमें बताया कि अल्लाह मेरा गवाह है, मैंने आधिकारिक गोपनीयता संशोधन विधेयक 2023 और पाकिस्तान सेना संशोधन विधेयक 2023 पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि मैं इन कानूनों से असहमत था। मैंने अपने स्टाफ से बिना हस्ताक्षर किए विधेयकों को अप्रभावी बनाने के लिए निर्धारित समय के अंदर इसे वापस करने के लिए कहा। राष्ट्रपति निवास से इस पर अभी तक आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि उनकी इस ट्वीट से साफ था कि उन्होंने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और पाकिस्तानी सेना अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं किए। इस फैसले के तहत ही इमरान पर केस चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ जानकारी इस पूरे मामले को संदेह की नजर से देख रहे हैं। उनका कहना है कि क्योंकि राष्ट्रपति अलवी ने इन विधेयकों को साइन नहीं किया है तो ये अभी कानून नहीं बन सकते हैं। ऐसे में सेना का सारा प्लान ही चौपट हो गया दोस्तों। उनका ये फैसला उनके करीबी इमरान खान के लिए भी बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। कहा यह जा रहा है कि अलवी ने अपने इस फैसले से साइफर मामले में फंसे इमरान खान को बचाने की पूरी कोशिश की है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर ब्रिक्स के विस्तार का दक्षिण अफ्रीका में होगा फैसला। भारत के लिए महत्वपूर्ण है, मीटिंग पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी जी।
जी, जी हाँ, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस सप्ताह एक महत्वपूर्ण राजनयिक यात्रा शुरू करने वाले हैं। वो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। आप सभी जानते होंगे दोस्तों 22 से 24 अगस्त तक ये शिखर सम्मेलन चलने वाला है, जो एक प्रमुख राजनयिक भागीदारी का प्रतीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 के बाद ये पहला व्यक्तिगत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है। ब्रिक्स ब्लॉक में ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका आते हैं। ये दुनिया की 42% आबादी और 27% ग्लोबल जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस साल ब्रिक्स की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका कर रहा है, जिसने अफ्रीकी देशों समेत 67 देशों को बैठक में आने का न्योता दिया है। 30 देशों के नेता इस बैठक में शामिल होने की पुष्टि कर चुके हैं। शिखर सम्मेलन में भागीदारी और इसके परिणामों के कारण दुनिया का ध्यान इसकी तरफ है। अभी तक इस शिखर सम्मेलन का प्राथमिक लक्ष्य विस्तार के इर्द गिर्द घूम रहा है। माना यह जा रहा है कि इस सम्मेलन में विस्तार से जुड़े दिशा निर्देशों की अपेक्षित घोषणा और इसमें शामिल करने लायक देशों की पहचान की जाएगी। जी हाँ, ब्रिक्स शेरपाओं की एक रिपोर्ट जो समूह के भीतर चर्चा का नेतृत्व करती है, पिछले महीने विदेश मंत्रियों को सौंपी गई थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए हैप्पी जर्नी जरूर कहिएगा एडवांस में ही, और ऑल द बेस्ट कहना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर इलाके में 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की है आशंका। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के परिगांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। इलाके में 1 से 2 आतंकी छिपे होने की खबर है। कश्मीर जोन पुलिस ने कहा कि पुलवामा के लारो परिगाम इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। फिलहाल इलाके में पुलिस और सुरक्षा बल मौजूद है। एक अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों को आसपास के क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके आधार पर पुलिस और सेना से संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं, जहां मॉस्को में आसमानी इमरजेंसी 2 एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रद्द। पुतिन ने आखिर क्यों लिया ये बड़ा फैसला, आपको बता दें। बड़ी खबर रशिया के मॉस्को से है, जहां 2 मुख्य हवाई अड्डों पर सभी उड़ानें फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई है। ड्रोन हमले की आशंका को देखते हुए ये फैसला किया गया है। बीते कुछ दिनों से मॉस्को में कुछ जगहों पर ड्रोन हमले हुए थे, जिनमें सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया गया था, जिसके बाद वहां 2 मुख्य हवाई अड्डों पर अब उड़ानों को फिलहाल रद्द करने का फैसला किया है। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध लंबे समय से जारी है। दोनों में कोई भी देश हार मानने को तैयार नहीं है। जान ले कि यूक्रेन की एयरफोर्स ने शनिवार की रात को बताया कि उन्होंने यूक्रेन के नॉर्थ, मिडिल और वेस्टर्न इलाकों को निशाना बनाने वाले 17 रूसी ड्रोन में से 15 को मार गिराया। वेस्टर्न खमेलनिस्की इलाके के डिप्टी गवर्नर सेर्ही तुरिन ने बताया कि अटैक में 2 लोग घायल हो गए और कई इमारतों को नुकसान हो गया। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बात करते हैं अगली खबर की, जहां पर 7 दिन के भीतर पाकिस्तान में दूसरा सबसे बड़ा आतंकी हमला। खैबर पख्तूनख्वा ब्लास्ट में 11 मजदूरों की मौत। जी हाँ दोस्तों, वजीरिस्तान के आदिवासी जिले में बड़ा आतंकी हमला, 11 मजदूरों की गई जान। बता दें, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में विस्फोट में 11 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को कहा कि अफगानिस्तान की सीमा से लगे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अशांत उत्तरी वजीरिस्तान आदिवासी जिले में एक आतंकवादी हमले में कम से कम 11 मजदूर मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। उत्तरी वजीरिस्तान के उपायुक्त रेहान गुल खट्टक ने कहा है कि आतंकवादियों ने शनिवार देर रात शावल तहसील में गुल मीर कोट के पास विस्फोट किया और 16 मजदूरों को ले जा रहे एक वाहन को उड़ा दिया। जी हाँ, खट्टक ने कहा है कि एक निर्माणाधीन सरकारी इमारत में काम करने वाले कम से कम 11 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए और 3 लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित दक्षिण वजीरिस्तान आदिवासी जिले की माकिन और वाना तहसील के रहने वाले थे। वे घायल हो गए, शवों को पास के अस्पताल में ले जाया गया। इस खबर को बताने के पीछे मकसद दोस्तों हमारा यही है कि वो पाकिस्तान जो लगातार भारत पर आतंकवादी गतिविधियां करवा करके आतंकवादी हमले करवाता था, और आज वही आतंकवादी पाकिस्तान के लिए भारी पड़ रहे हैं। दोस्तों, अब पाकिस्तान वाकई में ये सोच रहा होगा कि काश मैं भी भारत की तरह बन जाता और कभी भी आतंकवाद को पाला पोषा नहीं होता, तो आज हमारी भी स्थिति बेहतर होती। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपका क्या टेक होने वाला है बताइएगा जरूर। लेकिन बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां दुनिया को धौंस दिखाने वाले चाइना की हालत हुई खराब। भारत के लिए थोड़ी खुशी थोड़ा गम। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की फैक्ट्री कहलाने वाला चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाने वाला चाइना, एशिया और दुनिया भर में अपनी धौंस दिखाने वाले चीन की हालत खराब हो रही है। आर्थिक मंदी की चपेट में घिरते चीन की रफ्तार थमने लगी है। चीन की अर्थव्यवस्था कोविड के बाद से थमती जा रही है। चीन की कंपनियां दिवालिया हो रही है, बेरोजगारी चरम पर है, रियल एस्टेट कंपनियों की हालत खराब है, विदेशी निवेशक
चाइना से मुंह मोड़ रही है। चीन पूरी दुनिया से अलग चाल चल रहा है। जहां दुनिया भर के देश महंगाई से जूझ रहे हैं तो वहीं चीन डिफ्लेशन से गुजर रहा है। यहाँ कीमतें घट रही हैं, लोगों की खरीदने की क्षमता घटती जा रही है। चीनी कंपनियां तबाह हो रही हैं। जहां दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं तो वहीं चाइना दरों में कटौती कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन की इस हालत का असर दुनिया पर नहीं पड़ेगा। चीन की खस्ता हाल का असर भारत और दुनिया के देशों पर पड़ने वाला है। चीन लगभग 25 सालों से लगातार अपने विकास के दम पर दुनिया भर में धौंस जमाने में लगा हुआ है। 1.4 बिलियन की आबादी वाला चाइना दुनिया भर में अपने सामानों का डंका बजवा रहा है। चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था के इंजन के तौर पर काम करता है, लेकिन अब ये इंजन कमजोर हो रहा है। चाइना का ग्रोथ घटता जा रहा है और बेरोजगारी बढ़ रही है। कंपनियों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। दुनिया की फैक्ट्री कहलवाने वाला चाइना अब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अब ऐसे में दोस्तों इस चीज का सबसे बड़ा फायदा किसी और को नहीं बल्कि भारत को होने वाला है। भारत वाकई में अब हर मामले में बूम करेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भारत अब प्रगतिशील देशों से भी आगे निकल चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आपको भी इस बात पर पूरा भरोसा है तो कमेंट में मेरा भारत महान जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां ईरान पहुंचा भारतीय नौसेना का पोत, नाम है INS त्रिकंद। 3 दिवसीय कुवैत प्रवास पर INS विशाखापत्तनम। बता दें, भारतीय नौसेना के पोत INS त्रिकंद का रविवार को ईरान के बंदरगाह शहर बंदर अब्बास पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। नौसेना के प्रवक्ता ने कहा है कि यह जहाज क्षेत्रीय देशों के साथ सहयोगात्मक समुद्री जुड़ाव की दिशा में भारतीय नौसेना की परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में ईरान की यात्रा पर है। प्रवक्ता ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि INS त्रिकंद क्षेत्रों देशों के साथ सहयोगात्मक समुद्री जुड़ाव की दिशा में भारतीय नौसेना की परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में बंदर अब्बास ईरान की यात्रा पर है। IRINA कमांडर प्रथम जिले ने जहाज का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये भारत और ईरान के बीच दोस्ती का पुल है। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत ईरान संबंध सदियों से सार्थक बातचीत पर आधारित है। भारत और ईरान ने 15 मार्च 1950 को राजनयिक संबंध स्थापित किए। तेहरान के अलावा भारत के ईरान में 2 दूतावास हैं, एक बंदर अब्बास में और एक दूसरा जहेदान में। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां नीदरलैंड और डेनमार्क का बड़ा फैसला, यूक्रेन को देंगे F-16 लड़ाकू विमान। बता दें, नीदरलैंड और डेनमार्क यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने वाले हैं। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से इस बारे में बताया। इससे पहले रूट ने नीदरलैंड के हवाई अड्डे पर जेलेंस्की से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कुछ शर्तें पूरी होने के बाद विमानों की आपूर्ति की जाएगी। ये ऐलान ऐसे वक्त किया गया है जब 2 दिन पहले ही नीदरलैंड और डेनमार्क ने कहा था कि अमेरिका ने उन्हें यूक्रेन को अमेरिकी निर्मित F-16 युद्धक विमान सौंपने के लिए अधिकृत किया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां भारत के UPI का मुरीद हुआ जर्मनी मंत्री ने मोबाइल से किया भुगतान सुविधा देखकर हुए हैरान। जी हाँ, भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI में दुनिया के देश अपनी रुचि दिखा रहे हैं। आसानी से डिजिटल पेमेंट होने के कारण दुनिया इसे अपनाना चाहती है। सिंगापुर, UAE, नेपाल, भूटान, फ्रांस और श्रीलंका वो देश है जिन्होंने UPI पेमेंट सिस्टम को अपनाया है। जर्मनी भी अब इसमें रुचि दिखा रहा है। जर्मनी के केंद्रीय डिजिटल एवं परिवहन मंत्री वोल्कर विसिंग ने UPI का इस्तेमाल कर आसानी से होने वाले पेमेंट का अनुभव किया। इतनी आसानी से पेमेंट को देखकर वो मोहित हो गए। भारत में जर्मन दूतावास ने रविवार को UPI की तारीफ करते हुए इसकी प्रशंसा की और इसे भारत की सफलता की कहानियों में से एक बताया। अपने पोस्ट में दूतावास ने मंत्री वोल्कर विसिंग की ओर से खरीदी गई सब्जी का UPI पेमेंट करते हुए फोटो और वीडियो भी जारी किया। ये पेमेंट उन्होंने 19 अगस्त को किया जब वो बेंगलुरु में G20 देशों के डिजिटल मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। जी हाँ दोस्तों, दूतावास ने अपने पोस्ट में लिखा कि भारत की सफलता की कहानियों में से एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। UPI हर किसी को सेकंडों में लेन देन करने में सक्षम बनाता है। लाखों भारतीय इसका इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस UPI के लिए आप इसका सबसे बड़ा श्रेय किसको देना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के युवराज से की मुलाकात। बता दें, सऊदी अरब की यात्रा के दौरान ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीरादुल्लाहियान ने शुक्रवार को सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। ये मुलाकात इस बात का संकेत है कि दोनों देश वर्षों की उथल पुथल के बाद तनाव कम करने की किस तरह से कोशिश कर रहे हैं। युवराज मोहम्मद के साथ बैठे ईरान के शीर्ष राजनयिक हुसैन अमीरा अब्दुल्लाहियन की तस्वीरें सामने आई। ये कुछ ऐसा था जो कुछ महीने पहले तक दोनों देशों के बीच तनाव के चलते अकल्पनीय था। यहाँ तक कि युवराज मोहम्मद ने 2017 में एक समय ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की तुलना एडोल्फ हिटलर से भी कर दी थी। हालांकि मार्च में चाइना की मध्यस्थता वाले
वाले समझौते के बाद से ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के देशों में राजनयिक मिशन फिर से खोलने की दिशा में आगे बढ़े हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारत के चंद्रयान 3 से रेस हार गया रूस का लूना 25, लेकिन किस वजह से लैंडिंग से ठीक पहले हुआ क्रैश, आपको बता दें दोस्तों। रशिया का स्पेस मिशन लूना 25 रविवार को चांद की सतह पर लैंड करने से ठीक पहले क्रैश हो गया। इससे पहले बीते दिन लूना 25 में कोई टेक्निकल गड़बड़ी आ गई थी। रूसी स्पेस एजेंसी को पूरा विश्वास था कि उसका मून मिशन सफल रहेगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। सोमवार से बुधवार के बीच में लूना 25 को लैंड करवाया जाना था। सबसे ज्यादा संभावना अगले 24 घंटे के भीतर ही थी। रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा कि उसका लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। एजेंसी रोसकोसमोस ने यान के क्रैश होने की वजह भी बताई। उसने बताया कि उसका मानव रहित रोबोट लैंडर कक्षा में अनियंत्रित होने के बाद चंद्रमा से टकरा गया। रोसकोसमोस ने बताया कि यान अपूर्वानुमेय कक्षा में चला गया और इसकी वजह से ये चांद की सतह से टकरा गया। रशिया से पहले भारत ने पिछले महीने 14 जुलाई को अपना तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 भेजा था। ये पृथ्वी और चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाते हुए चांद की सतह के करीब पहुंच चुका है। 4 साल पहले साल 2019 में भी भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, लेकिन सतह पर लैंडिंग से ठीक पहले इसी तरह मिशन सफल ना हो सका। बहरहाल दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर आपको क्या लगता है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और आप भी मानते हैं कि चंद्रयान 3 वाकई में सक्सेस होगा और भारत का नाम रोशन करेगा, तो कमेंट में ऑल द बेस्ट इसरो जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर गदर 2 की सक्सेस के बीच नीलाम होगा। सनी देओल का बंगला, एक्टर के पास नहीं है लोन चुकाने के पैसे, मिल गया इतना टाइम। बता दे, सनी देओल फिल्म गदर 2 की सक्सेस से काफी खुश है, लेकिन एक बहुत बुरी खबर है दोस्तों सनी देओल के लिए। बता दें, फिल्म 300 करोड़ रुपए से ज्यादा बिजनेस कर चुकी है। ये सनी देओल के करियर की पहली सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी है। इतने पैसा होने के बावजूद सनी के फैंस के लिए निराश करने वाली खबर सामने आई है। गदर 2 की सक्सेस के बीच सनी के जूहू वाले बंगले की नीलामी होने जा रही है। सनी देओल ने इस बंगले के लिए बैंक से लोन लिया हुआ था, जिसे वो चुका नहीं पाया है। इसके बाद बैंक सनी के बंगले की नीलामी के लिए ई ऑक्शन नोटिफिकेशन जारी किया है। सनी देओल के इस बंगले का नाम सनी विला है। सनी के इस बंगले की नीलामी के लिए 25 सितंबर को ई ऑक्शन के जरिए नीलामी होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अखबार में ई ऑक्शन का विज्ञापन जारी किया है। नोटिस के मुताबिक अजय सिंह देओल उर्फ सनी देओल ने बैंक ऑफ बड़ौदा से 55 करोड़ 99,80,766 रुपए का लोन लिया था। जी हाँ दोस्तों, और सनी देओल पर लगभग 56 करोड़ रुपए का बकाया राशि बचा हुआ है। बहरहाल अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी किसे चुनेंगे प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी सरकार। ओपिनियन पोल के नतीजे क्या कहते हैं आपको बता दें। लोकसभा चुनाव से पहले एक सर्वे किया गया है, जिसमें यह पूछा गया है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से प्रधानमंत्री चुनना हो तो किसे चुनेंगे। सर्वे में 71% लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, तो वहीं 24% लोगों ने राहुल गांधी का नाम लिया। इसके साथ ही 4% लोगों ने कहा कि दोनों में से कोई नहीं, और 1% का जवाब था कि वो पता ही नहीं। एबीपी वोटर के सर्वे में ये बात सामने आई। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पर ये देख भी पा रहे होंगे। आपको बता दें, सर्वे के नतीजों से पता चला कि शीर्ष पद के लिए पीएम मोदी जी सबसे लोकप्रिय पसंद है राहुल गांधी को। जहां 24% लोगों ने वोट दिया, तो वहीं नरेंद्र मोदी 71% लोगों की पसंद है। तो वहीं ओपिनियन पोल में छत्तीसगढ़ राज्य के मूड को जानने की कोशिश की गई। यहाँ से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल भी अभी सीएम की रेस में पहली पसंद है। उसका भी आप दोस्तों ये टेबल देख पा रहे होंगे, जहाँ पर कांग्रेस को 48 से 54, बीजेपी को 35 से 41 और अन्य को 0 से 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बहरहाल दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, किसकी पार्टी जीतेगी, कौन होगा असली हीरो, बताइएगा जरूर दोस्तों। देखते हैं भारत की जनता की क्या राय है इस पर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां परदादा के हिंदू वाले दावे पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा पलटवार। कहा, जब भी वंश गणना होता है तो तब भी उन्हें मेरे लिए एक ब्राह्मण पूर्वज ढूंढना पड़ता है। आपको बता दें दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने हिंदू धर्म को लेकर ऐसी बात कही कि अब कई नेताओं, धर्म गुरुओं और इतिहासकारों को इस पर बोलने का मौका मिल गया है। उनके हिंदू धर्म इस्लाम से पुराना है वाले बयान को लेकर सियासत गर्म है। ऐसे में अब AIMIM चीफ प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक महिला का ट्वीट शेयर करते हुए इसका पलटवार किया कि ये मेरे लिए हमेशा मनोरंजक होता है जब संघियों को एक वंश गणना होता है, तब भी उन्हें मेरे लिए एक ब्राह्मण पूर्वज ढूंढना पड़ता है। हम सभी को अपने कर्मों का उत्तर खुद देना होगा। हम सभी आदम और हव्वा एस की संतान है। जहाँ तक मेरी बात है, मुसलमानों के समान अधिकारों और नागरिकताओं के लिए लोकतांत्रिक संघर्ष आधुनिक भारत की आत्मा की लड़ाई है। ये हिंदू फोबिया नहीं
है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों एक महिला ने ट्वीट करके कहा था कि फारूक अब्दुल्ला के परदादा बाल मुकुंद कौल एक हिंदू ब्राह्मण थे, असदुद्दीन ओवैसी के परदादा तुलसी रामदास एक हिंदू ब्राह्मण थे, एक जिन्ना के पिता जिन्ना भाई खोजा हिंदू खोजा जाति के थे और ये तीनों आज के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हिंदू फोबिया उगलते हैं। बहरहाल दोस्तों आपकी इस पर आप जो भी राय होने वाली हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद संभालेंगे राजस्थान का चुनावी कमान। बता दें इस साल जिन 3 प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चुनावी कमान अमित शाह जी ने संभाल ली है, तो वहीं राजस्थान को लेकर यह तय हुआ है कि वहां पार्टी की चुनावी गतिविधियों को सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी ही संभालेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी अन्य चुनावी राज्यों से अधिक ध्यान राजस्थान पर दे रहे हैं। अभी तक मोदी राजस्थान में 7 सभाएं कर चुके हैं। राजस्थान में भाजपा को चाक चौबंद करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मानसून सत्र के दौरान ही 8 अगस्त को राजस्थान के 24 लोकसभा और 4 राज्यसभा सांसदों के साथ दिल्ली में बैठक की थी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां प्याज की बढ़ती कीमतों पर अब लगेगा ब्रेक। सरकार के इस कदम से जनता के खिल गए चेहरे। जी हाँ दोस्तों, प्याज की बढ़ती कीमतों पर नकेल कसने और जनता को राहत देने के लिए अब सरकार ने कमर कस ली है। सरकार इस साल प्याज का बफर स्टॉक 5 लाख टन के लिए 2 लाख टन एक्स्ट्रा प्याज खरीदेगी और खुदरा बिक्री में इसका इस्तेमाल करेगी। सरकार ने रविवार को यह ऐलान किया। इससे एक दिन पहले ही सरकार ने प्याज की लोकल सप्लाई आसान करने और कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए इसके एक्सपोर्ट पर 40% सेस लगाने का ऐलान किया था। बहरहाल दोस्तों ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, बंधुओं में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत और